हेलो दोस्तों। हम लोग एमपी टेट दिसंबर 2025 में जो होने वाला है लेक्चरर पद के लिए, एमपी का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो एमपी टेट वर्ग एक जो कि प्री है। ठीक है। टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2025 में जो होने वाला है। ठीक है। तो प्री है, उसके बाद फिर मेंस होगा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है मेंस हो जाए। ठीक है। तो एमपी लेक्चरर इन हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हिस्ट्री होगा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री होगा हम लोगों का। अब हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को जो है तो तीन भागों में बांटा जाता है: एंशियन हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीन भागों में हिस्ट्री को बांटा जाता है। ठीक है। मुगल काल से पहले जो भारत था उसे क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत कहा जाता है। मुगल काल के बाद का जो भारत कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है, 1700 ईस्वी से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सर्वप्रथम क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोपियन कंपनी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यूरोपियन कंपनी, यूरोप से कौन कौन सी कंपनियां भारत आई थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। ठीक है, व्यू सही आ रहा है, ये देख रहे थे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोपियन कंपनियों के बारे में। तो यूरोपियन कंपनियों में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगीज कंपनी आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद डच आई थी, जो कि हॉलैंड के थे। ये सब कौन सी हैं, यूरोप की कंपनियां हैं जो एक एक करके भारत में आती हैं। किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती हैं और भारत में अपने व्यापार का अ, विस्तार करती हैं और वहाँ पे अपना व्यापार का विस्तार करती हैं और अपनी यहाँ से भारत से व्यापार वस्तुओं को, व्यापार के लिए वस्तुओं को लेकर जा करके अपने यूरोप में बेचती हैं। जो भी जहाँ के थे, जो पुर्तगाल के थे लोग थे वो पुर्तगाल में बेचते थे और डच के लोग डच में बेचते थे। इस प्रकार से इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड में बेचते थे। तो वह सस्ते दामों में भारत से वस्तुओं को ले जा करके वहाँ पर बेचते थे, इंग्लैंड पे, या फिर ये कह सकते हैं कि यूरोप में ले जा कर के बेचते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनका जो इतिहास था हम लोग वो देखते हैं पहले। ठीक है। तो इतिहास कहाँ से शुरू होता है, व्यापार का इतिहास, भारत में व्यापार का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, जो रोम, जो कि प्राचीन भारत में रोम का व्यापार कहाँ से होता था, भारत से होता था। सर्वप्रथम वहाँ से भारत के लोग वस्तुओं को ले जाकर के रोम में बेचते थे और रोम के लोग यहाँ पे आके वस्तुओं को अपने बेचते थे, या फिर यह कह सकते हैं कि रोम के लोग भारत में आकर के अपनी वस्तुओं को यहाँ बेचते थे और क्या करते थे, भारत की वस्तुओं को ले जाकर के अपने यहाँ उपयोग में लाते थे, तो वह या फिर वहाँ बेचते थे। तो पहले व्यापार किस प्रकार से होता था, वस्तु विनिमय के रूप में होता था। मतलब एक वस्तु ले लो और जो वस्तु की आपको ज़रूरत है वो ले लीजिए, और जो उनके पास वस्तु है वो, जो आपके पास वस्तु है वो उनको दे दीजिए। इस प्रकार से व्यापार का आदान प्रदान होता था, एक वस्तु लेके दूसरे वस्तु को दे दिया जाता था। इस प्रकार से व्यापार होता था रोम में। ठीक है। तो रोम में व्यापार होता था जो कि वो भी क्या था, जल मार्ग से ही व्यापार होता था। तो पहले जल मार्ग से ही व्यापार होता था, जो कि व्यापार रोम और भारत के बीच में होता था। उसके बाद में क्या हुआ, बीच में अरब लोग आ गए। ठीक है। अरब लोग क्या करते थे, भारत से वस्तुओं को ले जा करके अरब अरब ले जाते थे, फिर अरब से भारत की वस्तुओं को ले जाकर रोम में बेचते थे। तो यह बीच में मध्यस्थ का काम करते थे अरब लोग फिर, और यूरोप से वस्तुओं को ले आकर के भारत में बेचते थे। ठीक है। इस प्रकार से वह लोग मध्यस्थ का काम करते थे, जिससे क्या होता था, बीच का जो मुनाफा होता था वह अरब लोग भी उसमें हिस्सेदारी ले पाते थे, या फिर, जिसे कमाना कहते हैं, कमाते थे। ठीक है।
तो इस प्रकार से वह लोग व्यापार कर रहे थे। फिर क्या होता है, उसके बाद आगे आने पर जब अरब लोग व्यापार कर रहे थे, तो फिर तुर्की में एक जगह होती है कुस्तुनतुनिया, जो कि 1453 में क्या होता है, तुर्क लोग कुस्तुनतुनिया में क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, जो कि अरब में पड़ती है। तो फिर तुर्की लोग क्या करते हैं कि यूरोप से जो व्यापार हो रहा था इंडिया में, और इंडिया का जो व्यापार, जो वस्तुएं ले जा करके यूरोप में बेची जाती थी, तो वह उन लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। वह पहले से ही जिसे कहते हैं कि निरक्षर या फिर अनपढ़ लोग थे, तो वह लोग ये इस बात को नहीं समझते थे। वह लोग कट्टर मुसलमान के रूप में थे, जो कि क्या करते थे, वहाँ का व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था, बंद कर दिया था, वहाँ के व्यापार को, यूरोप के व्यापार को इंडिया में, इंडिया के व्यापार को यूरोप में, वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था। जिससे क्या होता था, वहाँ का व्यापार प्रतिबंध हो गया था और वहाँ पे व्यापार नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब फिर क्या होता है, तो तुर्क जब अरब में आए, तो वहाँ पे मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी, तो वह तुर्क जो थे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, तो तुर्क लोग क्या हो गए, मुसलमान बन गए। तो वह तुर्क जो थे, तो कट्टर मुसलमान बन गए, और वह क्या करते थे, जिहाद जिहाद का प्रयोग कर रहे थे, अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, या फिर उसको बढ़ा रहे थे। मुसलमान धर्म को क्या कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कि सभी लोग, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, तो वह मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म को अपना लें और उसमें शामिल हो जाएं। तो वह जिहाद का रूप, उसे क्या कहते हैं, जिहाद का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे तुर्क कौन था, बाबर बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, क्या करने के लिए, विजित युद्ध से युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए जिहाद का रूप धारण किया था, ठीक है, जिहाद का प्रयोग किया था, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। तो 1453 में कब हुआ था, यह घटना हुई थी कुस्तुनतुनिया में, जिससे क्या हुआ था, यहाँ पे भारत का व्यापार जो है अरब यूरोप से अवरुद्ध हो गया था, ठीक है। भारत का व्यापार जो है यूरोप से अवरुद्ध हो गया था। फिर इस प्रकार से आगे क्या होता है, जैसे व्यापारिक स्थल मार्ग जो है वो बंद हो गया था भारत का, कहाँ से, यूरोप का भारत से, और अरब में कुस्तुनतुनिया जो जगह है, वहाँ पे तुर्कियों का डेरा हो गया था, वहाँ पे तुर्की लोग रहने लगे थे, जिससे व्यापार को अवरुद्ध हो गया था। फिर उसके बाद यूरोप के लोगों ने सोचा कि अब हम लोग इंडिया से किस प्रकार से व्यापार को करें। तो वह उन्होंने क्या किया, दूसरे मार्ग को व्यापार के लिए दूसरे मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से वह लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपने यूरोप से अपने कुछ लोगों को, राजदूत को क्या करते हैं, भारत भेजते हैं, जिससे क्या कर सकें, दूसरे मार्ग से, जल मार्ग से ही, पहले भी जल मार्ग से व्यापार होता था, फिर बाद में भी दूसरा जल मार्ग की खोज करने के लिए अपने राजदूतों को भेजा, जो क्या करें, भारत भारत से वस्तुओं को वस्तुओं का व्यापार कर सके, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करती हैं, स्पेन की राजकुमारी है, या फिर रानी कह सकते हैं। स्पेन कहाँ है, यूरोप में ही है। स्पेन की राजकुमारी क्या करती हैं, जो क्या कौन होती हैं, इसाबेला होती हैं। इसाबेला क्या करती हैं, 1492 ईस्वी में कोलंबस को भेजती हैं। कौन किसको भेजती हैं, कोलंबस को भेजती हैं, कि जाओ भारत क्या भारत का जलमार्ग, दूसरा जलमार्ग जो है, तो उसे पता करके आओ। तो वह क्या करता है, महारानी से बोलता है, जो रानी रहती हैं, कि रानी साहिबा, इसके लिए हमें जहाज की और कुछ सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। तो वह क्या कहती हैं, जाओ जाओ लेके जाओ, और वह कुछ सैनिक और जहाज के प्रबंध कर देती हैं, और वह ले करके जाता है यूरोप से, निकलता है। तो वहाँ पे 1492 ईस्वी में, तो वह
भारत से निकलता है, सॉरी यूरोप से निकलता है, और वह ईस्ट में आने की बजाय वह जाकर के वेस्ट में चला जाता है। कोलंबस 1492 ईस्वी में, तो वह क्या करता है, जल मार्ग की जल तो वह कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है। वहाँ पे वेस्ट में चला जाता है, तो वह जाते हुए वह एक बंदरगाह में पहुँचता है। वहाँ पर कौन दिखाई देते हैं, कुछ व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, और उसे क्या पता था कि इंडिया के लोग तो काले होते हैं, तो वह वहाँ पे कुछ काले लोग दिखे, तो वहाँ पे जाकर के वहाँ पे वो पूछता है कि क्या यह इंडिया है, तो बोलते हैं नहीं यह इंडिया नहीं है, यह अमेरिका है। तो वह इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो उसे आप समझ लेंगे। तो वहाँ वह कहाँ पहुँच चुका होता है, वेस्ट इंडीज के तट पे, मतलब अमेरिका में पहुंच चुका होता है। तो इसीलिए वह इंडिया की तलाश में निकला था, इसलिए वह कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था। इसलिए इंडिया को जो वेस्ट इंडीज है, तो उसको इंडिया के नाम पर उसे वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया था, ठीक है। और अमेरिका के लोग तो अमेरिका का तो नाम अमेरिका के एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा था, ठीक है। इस प्रकार से यह हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1487 में क्या करते हैं, उससे पहले 1487 में पुर्तगाल के राजा जो होते हैं हेनरी, तो उन्हें समुद्री यात्राओं में बहुत ही दिलचस्प था। तो वह क्या करते थे, इसलिए उन्हें जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें समुद्री यात्राएं बहुत पसंद थी, और वह हमेशा लोगों को भेजा करते थे, या फिर खुद भी समुद्री यात्राएं करते रहते थे। तो वह पुर्तगाल के राजा जो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज को भेजते हैं। तो इस बार वह क्या करता है, कोलंबस वेस्ट में चला जाता है, और वह क्या आता है ईस्ट में, और कहाँ पहुँचता है, जलमार्ग से पहुँचते हुए केप ऑफ गुड होप में। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये केप ऑफ गुड होप है, जहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज आ जाता है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पे आता है, जो कि क्या है, आशा की किरण जिसे कहते हैं, जो है इंडिया के जाने का रास्ता, आशा की किरण जिसे कह सकते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो इस प्रकार से वह क्या करता है, कहाँ पहुँच जाता है, 1497 1487 ईस्वी में, मतलब कुछ दिन यात्राएं किया, और फिर कुछ दिन बाद तक वह पहुँच गया कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप में। तो वहाँ पे उसे कुछ लोग दिखते हैं, जहाँ पे कौन आए हुए होते हैं, व्यापारी लोग आए, इंडिया से कुछ लोग व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बार्थोलोम्यू डियाज देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, और उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से हैं, तो वह बोलते हैं हम इंडिया से हैं। तो वह बोलते हैं क्या आप मुझे इंडिया ले चलेंगे, तो वो इंडिया के लोग तो बोल हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ जरूर ले चलेंगे। तो फिर वह कहता है मैं अभी तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे वहाँ से निकले हुए, कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया हुआ था, तो मुझे कुछ बहुत समय हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, घर जाऊँगा, मतलब अपने घर की तरफ लौटूँगा, अपने देश की तरफ लौटूँगा, फिर मैं किसी बंदे को भेजूँगा, तो आप उसे ले जाएँगे? तो आप बोलते हैं, हाँ, हाँ, ज़रूर ले जाएँगे। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के लोग केप ऑफ गुड होप में आते रहते थे, ठीक है? तो हम भारत से व्यापार के लिए ज़्यादातर क्या यूरोप में व्यापार के लिए होता था, काली मिर्च, मसाले और कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता था भारत में, ठीक है? तो अब 1492 में क्या होता है कि कुछ लोग 1497 में 1497 में पुर्तगाल के, सॉरी इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज फिर वापस लौट जाता है, कहाँ जाता है, पुर्तगाल के राजा से मिलता है, हेनरी से। तो वह बोलते हैं कि क्या उससे पूछते हैं कि तुम जलमार्ग का पता करके आ गए इंडिया का। तो वह बोलता है मैंने इंडिया का पता तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से जाने का रास्ता मैंने इंडिया जाने का रास्ता मैंने पता करके आया है। तो वह बोलते हैं कि यहाँ से पूर्व की तरफ केप ऑफ गुड होप पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ व्यक्ति मिलेंगे जो व्यापारी होते हैं भारत के, वहाँ से उन्होंने बोला है कि हम ले चलेंगे आपको इंडिया की तरफ। तो वह बोलते हैं हेनरी यह बहुत अच्छा है किया आपने, शाबाश। फिर क्या करते हैं,
फिर वह 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजने का प्लान बनता है वहाँ पे। तो कौन आता है, वास्को डी गामा वहाँ से निकलता है अपना जहाज और कुछ सैनिकों के साथ। वह हेनरी जो वहाँ के राजा होते हैं, तो वह उन्हें भेजते हैं 1697 ईस्वी में। तो वह क्या करता है, केप ऑफ गुड होप में पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए नवंबर 1497 में यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में पहुंचता है। फिर उसे महीने 2 महीने की यात्रा करने के बाद उसे यहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं उनके, जो कि कहाँ के होते हैं, व्यापारी लोग कहाँ के होते हैं, गुजरात के होते हैं। तो यहाँ पे गुजरात के होते हैं, तो यहाँ से गुजरात के लोगों से मिलता है और क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं गुजरात के लोगों से उनके साथ, जो कि अब्दुल मनीक नाम का एक व्यक्ति था, जो कि गुजरात में व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था। तो वह पूछता है कि पुर्तगाल के जो राजदूत था वास्को डी गामा, उससे पूछते हैं कि तुम्हें आपको कहाँ जाना है। तो वह बोलता है हमें इंडिया जाना है। तो बोलता है इंडिया में आपको कहाँ जाना है। तो बोलता है जहाँ मसाले मिलते हैं हमें उधर जाना है। तो वह उन्हें ले जा करके क्या करता है, इधर दक्षिण भारत में उस वहाँ भेज देता है। उसे पता था दक्षिण भारत में मसाले ज़्यादा होते हैं। तो दक्षिण भारत में अब्दुल मानिक नाम का, इसे याद रखें, अब्दुल मानिक नाम का व्यक्ति जो था, उसे क्या करता है, गुजराती पथ प्रदर्शक था, जो इसे ले जा कर जाता है वास्को डी गामा को इंडिया लेकर के जाता है। तो वह अब वास्को डी गामा इंडिया जाता है तो उसे 1498 ईस्वी हो जाता है। तो वह क्या होता है, भारत में वास्को डी गामा कब आया, इसलिए कहा जाता है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और जब वह दक्षिण भारत में आता है तो वहाँ का राजा कौन होता है, जमोरिन। जमोरिन होता है वहाँ के जो दक्षिण भारत का राजा होता था, उसे क्या कहा जाता था, जमोरिन कहा जाता था। उसका नाम नहीं था जमोरिन, वहाँ के राजा को जमोरिन कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे समझेंगे। वहाँ का राजा कौन था, तो जमोरिन। तो वास्को डी गामा आकर के भारत 1498 में दक्षिण भारत में किससे मिलता है, जमोरिन से मिलता है। तो वहाँ से वह उसका व्यापार फिर वह व्यापार करने के उद्देश्य आया हुआ था। तो जमोरिन से मिलता है और फिर पहले तो संबंध अच्छे नहीं बनते हैं जमोरिन से वास्को डी गामा के, लेकिन फिर बाद में संबंध अच्छे कुछ हो जाते हैं। फिर वह बोलता है कि यहाँ से मुझे मसाले, काली मिर्च लेके जाना है, जो कि यूरोप के लोगों को बहुत ही पसंद था। वह इसी उद्देश्य से ही आए हुए थे, क्योंकि यूरोप में आप लोगों को भी पता है कि वहाँ पे ठंड में क्या ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड में उष्मा पैदा करने के लिए वहाँ पे काली मिर्च और मसालों का जो होती है बहुत गर्म उष्मा पैदा प्रदान करती हैं, इसलिए वहाँ पे काली मिर्च का ज़्यादा प्रचलन था, या फिर वहाँ पे ज़्यादा ही उपयोग में लाई जाती थी। और वहाँ पे ठंड में मसालों में लगा करके काली मिर्च को भी, सॉरी, मांस में लगा करके भी काली मिर्च नहीं, मसालों को लगा करके भी उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इस उद्देश्य से भी यहाँ पे भारत में वह लोग आए हुए थे। ठीक है, कौन आया था, वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा ने, जो कि कौन थे, हेनरी द नेविगेटर। तो यह जरूर याद रखेंगे कि वास्को डी गामा किसने भेजा था, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने भेजा था। ठीक है, तो 1498 में भारत आता है और भारत से फिर वह क्या करता है, कुछ वस्तुओं को लेकर जाता है, मसालों को लेकर जाता है और कहाँ पहुँचता है पुर्तगाल में पहुँचता है। तो वह उसे समझ लीजिए कि 60 गुना मुनाफा हुआ था। मतलब 1 रुपए की काली मिर्च या फिर मसाले जो भी हैं 1 रुपए खरीदता है, तो वह जाकर के पुर्तगाल में 60 रुपए में जाकर के बेचता है, तो उसे 60 गुना का मुनाफा होता है। यह भी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाल में जब वास्को डी गामा जाता है तो उसे कितने कितने गुना का फायदा होता है, तो उसे कितने गुना का, 60 गुना का फायदा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। इसके पहले थोड़ा हम देखेंगे तो जो रोम से व्यापार हमारा भारत में चलता था, तो रोम के जो राजा थे, जब अरब से अरब की ओर से व्यापार चलता था, तो वहाँ पे क्या होता था, अरब की ओर से व्यापार चलता था। तो वहाँ से वहाँ से व्यापार जब चलता था यूरोप से भारत का, तो उससे पहले का प्राचीन काल में, तो जब यूरोप से व्यापार चलता था तो वहाँ उस समय भी काली मिर्च और मसालों का ज़्यादा बाला था। यूरोप में बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़, या फिर समझ लीजिए वहाँ पे
जो जैसे किसी की चीज़ को एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, उस प्रकार से वहाँ पे मसालों के एडिक्ट हो गए थे। इसीलिए वह दूसरे मार्ग से यहाँ पे फिर जब आए थे, जब तुर्कों ने अरब में आक्रमण करके वहाँ पे रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार से तो वहाँ से कैसे आते थे, मसालों को मसालों का आदान-प्रदान जब होता था, तो भारत के लोग क्या करते थे, वह सोने में जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उस रूप में व्यापार करते थे। वह क्या करते थे कि एक जहाज सोना लेकर आओ और एक जहाज काली मिर्च लेकर के जाओ, या फिर एक जहाज मसाले लेकर के जाओ। तो यूरोप के लोग ऐसा करते थे। लेकिन फिर बाद में जब रोम का राजा था, तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी क्या नहीं करेगा, सोने में व्यापार नहीं करे, सोने से व्यापार नहीं करेगा भारत में, क्योंकि और भारत के लोगों को सोना सबसे ज़्यादा पसंद था। तो जब वहाँ पे व्यापार होता था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, भारत में आते थे, तो वह कहते थे कि आप इसके बदले में क्या लेंगे। तो यूरोप के लोग बोलते थे, इंडिया के लोग जब मसाले देते थे, तो यूरोप के लोग बोलते थे कि आप इसके बदले में क्या लेंगे। तो यूरोप के लोग बोलते थे, मेरे पास है कांच के बर्तन हैं, कांच के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं, आप ले लीजिए। तो वह इंडिया के लोग तो पहले भी क्या करते थे, अ, सो वह सोने में व्यापार करते थे, ठीक है। तो वह क्या करते थे, सोना ले लेते थे वहाँ से, जितना अपना मसाला देते थे उतना सोना ले लेते थे यूरोपियों से। तो रोम रोम के राजा ने इसे प्रतिबंध लगा के रखा था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रोम के लोगों ने क्या सोने से व्यापार किया भारत में। और इंडिया के लोगों को सोना अभी भी पसंद है। आप लोग खुद देखते हैं कि इंडिया के लोग सोना कितना पसंद करते हैं। एक लिक्विड मनी है, जिसके घर में सोना है, वह कभी भी रात को भी अगर कोई बीमार पड़ता है, तो सोना दे करके वह पैसे मिल जाते हैं। ये इतना प्रिय है। आज के अभी भी लोग सोना कितना इकट्ठा करते थे, इसीलिए। और जब पहले व्यापार होता था, तो इसलिए भी सोना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यूरोप से भर भर के सोना भारत में आ रहा था। यहाँ से भर भर के मसाले और कपड़े और म- मसाले और कपड़े सर्वाधिक भारत में जा रहे थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, भारत सोने का एक, जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोने का खजाना बन चुका था। भारत में सोना ही सोना था, ठीक है। और भारत के लोगों को सोने के सिक्कों का ज़्यादा बोलबाला था, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, सोने को इकट्ठा करके रखते थे। इस प्रकार हो गए, ठीक है। अब जब यहाँ से फिर जब रोम का राजा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में जब यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो यूरोप के लोगों ने यूरोप के राजा पुर्तगाल के राजा क्या करते हैं, दूसरे जलमार्ग की खोज करते हैं, जिससे भारत में पहुंचा जा सके और वहां से मसालों को लाया जा सके। ये है, आप लोग रेड कलर में ये देख सकते हैं, क्या है, रेड कलर में रास्ता है, जिस मार्ग से यहाँ से आए थे, ये पुर्तगाल, यहाँ से भारत लोग आए थे और भी इस प्रकार से चले गए थे, ठीक है। कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। तो कब आता है, 1498 में आता है वास्को डी गामा, यहाँ से लेकर के जाता है, उसे 60 गुना मुनाफा होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद 1500 ईस्वी में कौन आता है, पेड्रो अल्बरीज आता है, जो पुर्तगाली यात्री था। जो उसे वह जाकर के जब वास्को डी गामा जाकर के बेचता है, उसे 60 गुना मुनाफा होता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि 60 गुना मुनाफा हुआ है। तो वहाँ पे फिर क्या दूसरा समुद्री यात्री आता है, पेड्रो अल्बरेज, जो पुर्तगाल का होता है 1500 में। और वह भारत से इसी प्रकार से मसालों को लेकर के जाता है और वहाँ पे व्यापार करता है, ठीक है। 1502 में भारत में वास्को डी गामा फिर से आता है और व्यापार करता है, ठीक है। तो ये है दक्षिण 1492 में कोलंबस जो था, स्पेन का यात्री था, जो कि अमेरिका पहुंचा था, ठीक है। और 1498 पुर्तगाल का जो तो वास्को डी गामा था, वह भारत आया था, ठीक है। भारत पहुंचा 1497 में, चला था 1498 में पहुंचा था। इस प्रकार से इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं कंपनियों के आगमन का क्रम। यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 15 ईस्वी से 1600 शताब्दी के समुद्री मार्गों के विकास के साथ शुरू हुआ। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था, विशेषकर मसाले, रेशम, कपड़ा और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को भारत में
व्यापार किया जाता है। सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए 1498 में। वास्को डी गामा ने कालीकट के बंदरगाह, जो वह कहाँ पहुँचता है, कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचकर भारत में यूरोपीय व्यापार की नींव रखता है। ठीक है, जहाँ पे जमोरिन से मिलता है वह। ठीक है, अब ये हो गया, ये है आपके वास्को डी गामा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये है रास्ता आपका, जिस रास्ते से वास्को डी गामा कहाँ आया था, भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से। अब यह देखते हैं थोड़ा सा पुर्तगीज। तो यह जो क्रम है, सर्वप्रथम भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम जो है, तो यह देखते हैं। पर सर्वप्रथम कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद डच आए थे, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद 100 वर्षों के बाद कौन आता है, डच या हॉलैंड के लोग आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भारत से वह मसाले ले जाकर के 60 गुना मुनाफा होता है, और फिर वहाँ पे व्यापार का प्रचलन बढ़ जाता है भारत के साथ। तो फिर डच कौन थे, ये भी सब यूरोप के ही थे, जो कि डच हॉलैंड के थे, इनकी हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, तो वहाँ का डच आए थे, फिर उसके बाद इंग्लैंड जो कि ब्रिटिश थे, या अंग्रेज आप कहते हैं जिन्हें। ठीक है, तो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, इंग्लैंड आए थे, ये आने का क्रम है। ठीक है, फिर स्थापना, कंपनी की स्थापना क्रम अलग है, तो इसे हम लोग स्थापना का क्रम भी देखेंगे। ठीक है, अभी अभी ही देखेंगे। तो उसके बाद इंग्लैंड के बाद कौन आते हैं, डेनिस आते हैं। ठीक है, तो पहले कौन आते हैं, पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश के लोग, और डेनिस, फिर फ्रेंच के लोग और स्वीडिश के लोग आए हुए थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हैं डच के लोग, ये हैं डच के लोग। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पुर्तगाल के, पुर्तगाली जो कंपनियां थी वह कब आई थी, 1498 पुर्तगाली कंपनी आई थी। और फिर उसकी स्थापना का क्रम क्या है, पुर्तगाली कंपनी की सर्वप्रथम उसने व्यापारी कोठी, मतलब व्यापार के लिए एक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया था, 1503 में कहाँ पे स्थापित किया था, कोचीन में स्थापित किया था। कोचीन में, जहाँ पे कालीकट के बंदरगाह पे कौन आया था, ये वास्को डी गामा आया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद डच कंपनी, डच कंपनी कब आती है, 1595 ईस्वी में डच कंपनी आती है। और वह कब स्थापित करती है अपना व्यापारी कोठी, 1602 में उसने अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। ठीक है, व्यापारी कोठी व्यापार करने के उद्देश्य से कहाँ पे स्थापित की थी, 1602 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और जो कि 1605 में बन करके तैयार हुई थी। ठीक है, कंपनी की स्थापना का क्रम है 1602। तो डच कब स्थापित की थी, 1602 में। और अंग्रेज, अंग्रेज कब आए थे, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस कंपनी की स्थापना का क्रम कब है, डच की 1600। ठीक है, उसके पहले सॉरी, ये है ब्रिटिश, इंग्लैंड के लोग। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं ब्रिटिश हैं। ठीक है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, 1600 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, और 1613 में उन्होंने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। अब इसकी स्थापना का क्रम समझते हैं हम लोग। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और वह सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तब वहाँ पे भारत में राजा कौन था, अकबर थे, अकबर, अकबर महान भारत में थे। तो फिर जब जो यहाँ की रानी थी, कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था, 1600 में भेजा था। और इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब होती है, सूरत में, 1608 में यह जहांगीर से व्यापार करने के लिए क्या करती हैं, सूरत में क्या करती हैं, कंपनी की स्थापना करती हैं। ठीक है, 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए, क्या व्यापार स्थापित करने, 1608 में कंपनी का निर्माण करती है, जो कि सूरत में होता है। लेकिन वह क्या होता है कि बीच में जहांगीर से मतभेद हो जाने के कारण अंग्रेजों की क्या होता है, वह कंपनी की स्थापना रुक जाती है। फिर वह लोग क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम में 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी की स्थापना कर लेते हैं, पहली फैक्ट्री की। लेकिन हो जाती है। फिर उसके बाद 1613 में फिर से सूरत में आते हैं, और अपना जो पहला कारखाना होता है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है,
क्या होता है उस समय जहांगीर से मतभेद फिर खत्म हो जाते हैं। तो 1613 में जहांगीर ने क्या करते हैं, स्थापना के लिए कह देते हैं कि आप स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वह इसमें थोड़ा कंट्रडिक्शन आ जाता है कि भारत में अंग्रेजों की पहली कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, 1613 में सूरत में स्थापित हुआ था। लेकिन पहले सर्वप्रथम निर्माण जो पूर्ण हुआ था वह मसूलीपट्टनम में 1611 में हुआ था। ठीक है, यह चीज़ को याद रखेंगे। डच हो गए 1595 में आते हैं। 1602 में उन्होंने क्या करते हैं, कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। और लेकिन उनकी कंपनी कहाँ बनती है, सर्वप्रथम 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है, जो कि आंध्र प्रदेश में होती है। यह यहाँ पे अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री थी, जहाँ पे किसकी थी, डच की पहली डच की पहली फैक्ट्री थी, जहाँ पे अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक है, अब डेनिश देखते हैं। उसके बाद डेनिश आते हैं, जो कि 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं, जो कि डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में भारत में आते हैं, और वो 1616 में ही इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी, जो कि तंजौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच आते हैं 1664 में, फ्रांसीसी आते हैं। उन्होंने पांडिचेरी, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर केंद्र बनाया। 1668 में सूरत में उन्होंने क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे केंद्र बनाया सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, 1668 में सूरत में, जहाँ पे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है 1668 में, 1613 में, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने कंपनी को स्थापित करते हैं। तो सूरत किसका किसका गढ़ हो गया व्यापार करने का, अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का। और मसूलीपट्टनम में डच का और अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हम लोगों ने बता दी 1616 में आए हुए थे, 15वीं शताब्दी में, 1616 में आए थे। जहाँ पे त्रावणकोट में इन्होंने क्या की थी, अपनी कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, ये हो गया। अब स्वीडिश कंपनी, सबसे अंत में आने वाली स्वीडिश कंपनी कौन सी थी, स्वीडिश कंपनी थी, जो कि 1731 में आई थी, जिसने चाइना में अपनी क्या किया था, केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ फैक्ट देखेंगे। पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाली वायसराय जो अल्मीडा था, सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बन करके आया था 1505 से 1509 के लिए, प्रथम वायसराय तो कौन था, अल्मीडा था, जो कि भारत में प्रथम वायसराय था, जिसे गवर्नर भी कहते हैं। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, मतलब समुद्री मार्ग के समुद्री मार्ग के लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया था, जिसे क्या कहते हैं, नीले पानी की नीति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य समुद्र के क्षेत्र में अपने आप को मजबूती से स्थापित करना था। हाँ, तो अल्मीडा जो था, पहला प्रथम वायसराय था, जिसने क्या की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी की थी। उसने इसने क्यों किया था, समुद्री मार्गों में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसलिए किया था। अल्बुकर्क दूसरा वायसराय था, पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, जो कि 1509 से 1515 तक भारत में रहता है, जिसे वास्तविक संस्थापक भी, पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, जिसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। ये हो गई रूप।
इसे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हो गया। ये हम लोग देखते 1498 में पुर्तगीज वास्को डी गामा पुर्तगीज वास्को डी गामा ये है, तो वही सही स्पेलिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये आते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? अल्बुकर्क जो था 1509 ईस्वी में, जो पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, वास्तविक जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये फैक्ट है, कुछ याद रखने जो पेपर में आते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है अल्बुकर्क जो पुर्तगाली वायसराय होता है, तो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने राजधानी सर्वप्रथम किसको बनाया था? कोचीन को बनाया था। ठीक है, जहाँ पे जो कि केरल में है। ठीक है, इसने विवाह नीति को अपनाया, जो कि क्या करता था? विवाह नीति को विवाह नीति के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। और यहाँ पे जो सती प्रथा चल रहा था, उसको सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास भी कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था, जिससे और महिलाओं से शादी करके अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, फिर उसके बाद गोवा को अपना केंद्र बना लिया था। 1510 में बीजापुर अभियान हुआ था, जो कि बीजापुर अभियान हुआ था, जहाँ का राजा यूसुफ आदिल शाह था, जिससे गोवा को इसमें पुर्तगालियों ने जीत लिया था। जो कि अल्बुकर्क था, तो गोवा को जीत लिया था, जो कि बाद में 1961 में क्या होता है? आज़ाद होता है। नीनो डी कुन्हा तीसरा वायसराय कौन था पुर्तगालियों का? जिसने गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, 1535 में द्वीप को और 1559 में
1559 में दमन को पुर्तगालियों ने पुर्तगाली क्षेत्र में शामिल कर लिया था, ठीक है, जीता और पुर्तगाली क्षेत्र में शामिल कर लिया था। पुर्तगालियों को, एक ये भी फैक्ट है, याद रखेंगे, पुर्तगालियों को प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है, ठीक है। और भारत में अनानास, गन्ना, पपीता, तंबाकू आदि की खेती का प्रारंभ करने के लिए पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। अनानास, गन्ना, पपीता, तंबाकू को प्रसार करने के लिए भारत में इसे पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है। तो डच, अब देखते हैं डच में, तो डच का जो कि हॉलैंड के थे, इसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। तो 1595 ईस्वी में, 1595 से 96 में कॉर्नेलियस हार्टमैन था, जो कि यहाँ का वायसराय था, या फिर गवर्नर आप समझ सकते हैं डच का, जो, ठीक है, जिसके हार्टमैन पुर्तगाली, सॉरी, डच का वायसराय या फिर ये डच यात्री भी कह सकते हैं कॉर्नेलियस हाउटमैन, जो कि 1595-96 में सर्वप्रथम भारत में आया हुआ था, ठीक है। फिर और यह व्यापार करते हैं, और फिर 1759 में इनका एक फैक्ट है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जो कि बंगाल में होता है, डच और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें डच क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो 1759 का बेदरा का युद्ध जरूर याद रखेंगे, यह जरूर पूछा जाता है कि 1759 में बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, इसमें कौन जीता था, तो अंग्रेज जीत गए थे, डच हार गए थे, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब भारत आई थी, तो महारानी एलिजाबेथ यहाँ की कौन थी, महारानी थी। फिर 5 वर्ष बाद 1605 में अकबर जब राजा होता है, तो क्या करता है, वह फ्रेंड पत्र, एक मित्र का पत्र के रूप में एक किससे भेजता है, जब अकबर राजा होता है, तो कैप्टन हॉकिंस से एक पत्र भेजता है अकबर के लिए, जो कि व्यापार के लिए होता है, जो जेम्स प्रथम वहाँ का राजा होता है, ठीक है। तो भेजता है, लेकिन वह यहाँ आते आते उसे 1608 ईस्वी हो जाती है, जबकि 8 ईस्वी हो जाता है, जबकि 1605 में अकबर क्या होता है, की मृत्यु हो जाती है, और जहांगीर यहाँ पे राजा बन जाता है। तो वह अकबर के नाम से पत्र लेके आता है, लेकिन वह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो फिर इस व्यापार के उद्देश्य से तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों में व्यापार के संबंध बनते हैं, जहांगीर और हॉकिंस में, और वह व्यापार के लिए कुछ छूटें दे देता है, ठीक है। जहांगीर यहाँ पे भारत में कब तक रहता है, 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि भी दी थी, जिससे प्रसन्न होकर उससे, कैप्टन हॉकिंस से, तो उसे याद रखें कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस की किसकी उपाधि दी थी, तो खान की उपाधि दी थी। वहाँ पे खान की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती थी। फिर उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आते हैं, जो कि जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो यह दो यात्री जो थे, जेम्स जेम्स प्रथम ने क्या भेजे थे, दो अपने राजदूत भेजे थे व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। 1608 में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में गोलकुंडा के शासक, एक ये फैक्ट याद रखें, 1632 में गोलकुंडा का शासक जो होता है अब्दुल कुतुब शाह है, जो जो अंग्रेजों को भारत में सुनहरा फरमान देता है, या फिर समझ लिए व्यापार करने के लिए एक खुली छूट देता है वहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो इसे याद रखेंगे कि सुनहरा फरमान सर्वप्रथम गोलकुंडा के राजा ने 1632 में अंग्रेजों को दिया था, इस, ठीक है। यूरोप में एक घटना होती है 1661 ईस्वी में, जब वहाँ पे चार्ल्स द्वितीय राजा हुआ कर, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के ब्रिटेन के राजा कौन होते थे, इंग्लैंड के, मतलब चार्ल्स द्वितीय होते थे, और पुर्तगाल की रानी कैथरीन ब्रिगेंजा होती है। तो वहाँ पे उन दोनों को मध्य विवाह होता है। तो उन्होंने क्या किया था, कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह जब चार्ल्स द्वितीय से होता है, तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, इंग्लैंड के जो राजा होते हैं चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में, तो क्या करते हैं, बम्बई को ब्रिटेन को क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं, बम्बई दहेज में ब्रिटेन को दे देते हैं, ठीक है। तो जिससे 1668 ईस्वी में क्या होते हैं, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को मुंबई दे दिया गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी, तो वहाँ के राजा जो होते हैं चार्ल्स द्वितीय, क्या करते हैं, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को मुंबई दे देते हैं, जिससे वहाँ पे बम्बई पे व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है अंग्रेजों का, और वहाँ पे व्यापार का विस्तार करके वहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं, ठीक है।
फिर 1717 से की एक घटना है। फर्रुखसियार कौन थे, जब वहाँ के राजा थे जो कि मुगल बादशाह था, ठीक है। तो क्या करते हैं, फर्रुखसियार को एक बड़ा फोड़ा हो जाता है, या फिर फोड़ा हो जाता है पैर में। तो क्या करते हैं, वहाँ का जो ब्रिटेन का एक व्यक्ति होता है, या फिर डॉक्टर समझ लीजिए, जॉन सरमन होता है, तो वह क्या करता है, उसके जो फोड़ा होता है तो उसको समाप्त कर देता है। इसलिए उसे क्या करते हैं, मतलब ख़त्म कर देता है, उसका इलाज कर देता है, इस प्रकार समझेंगे, इलाज कर देता है। तो उसे क्या करते हैं, उसे सुनहरा फरमान फर्रुखसियार के द्वारा सर्वप्रथम महंगा, जिसे मुक्त व्यापार, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए क्या करते हैं, एक सुनहरा फरमान दे दिया जाता है, जो कि 3000 रुपये वार्षिक किराए पर बंगाल को मुक्त व्यापार के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो जिसे अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल मुक्त व्यापार के लिए, जो कि बड़ा केंद्र हुआ करता था वहाँ पे व्यापार के लिए, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मुक्त व्यापार के लिए जब दे दिया जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत को दे दिया जाता है। जैसे 3,000 रुपये वार्षिक पे सूरत को, 3,000 वार्षिक पे बंगाल को दे दिया जाता है, और 10,000 रुपये वार्षिक सूरत को व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए वहाँ पे दे दिया जाता है, जिससे वह अपने व्यापार का विस्तार कर सके। बम्बई सिक्के ढालने के लिए पूरे भारत में, जो बम्बई में सिक्के ढाले जाते थे, वह पूरे भारत में मान्य कर दिया गया था। यह सुनहरा फरमान के द्वारा 3 उसके शर्तें थी, ठीक है, कि बम्बई सिक्के ढालने के लिए पूरे भारत में मान्य कर दिए गए थे। अब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक था। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से इसके फैक्ट हैं, याद कर लेते हैं। 1658 से 1707 ईस्वी तक जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, हुगली नदी पर मुगलों को परेशान, हुगली नदी पर मुगलों को परेशान करते हैं। तो क्या करता है, औरंगजेब वहाँ पर से भगा देते हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेज औरंगजेब से हार जाते हैं वहाँ पे, जब सर जॉन चाइल्ड जो था 1688 ईस्वी में, कौन था, 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड औरंगजेब से अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ते हुए हार गया था। तो यह याद रखेंगे, हुगली नदी के तट पर, ठीक है। इसे थोड़ा सा एक फैक्ट याद रखेंगे। अब फ्रांसीसियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। अंग्रेज हो गए, डच हो गए, डेनिस के बारे में इतना कुछ है नहीं, उन्होंने व्यापार किया था, उन्होंने व्यापार किया था। वह व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वह व्यापार ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाए थे, और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी व्यापारी कंपनी बेच दी थी, ठीक है। अंग्रेज़ों को व्यापारी कंपनी बेच दी थी, इनका ज़्यादा कुछ है नहीं। अब फ्रांसीसियों को देखते हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी थी और दूसरे नंबर पे लास्ट में आई थी। तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आती है, जो कि 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित करती है। 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, जो कि उस समय पे राजा कौन थे, लुई 14वां थे, याद रखें, लुई 14 ने जो थे वहाँ के राजा थे। फ्रांसीसियों कंपनी जब भारत आई थी 1664 ईस्वी में, ठीक है। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। 1673 में क्या किया था, को कब्जे में ले लिया था फ्रांसीसियों ने, और जो कि बाद में कब आज़ाद हुआ, 1954 में भारत की आज़ादी के बाद 1954 में पंचेरी आज़ाद हुआ था, किसके, यूरोपियों के कब्जे से। 1674 में चंदनगर माही कारिकल में क्या किया था, इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। और एक याद रखेंगे, 1759 में डचों के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, जिसमें डच हार जाते हैं और भारत से वह लौट जाते हैं। 1760 में बांडीबास का युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। कुछ यह फैक्ट याद रखेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था, वह अंग्रेजों ने स्थापित किया था, मद्रास में स्थापित किया था। फोर्ट विलियम जो था, कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, मद्रास में था। फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता में था। फोर्ट लुई कहाँ थे, पंचेरी में। फोर्ट लुई जो था वह कहाँ पे स्थापित था, पांडिचेरी में। एक बार फिर से देख लेते हैं, लिख लेंगे आप लोग। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थापित था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट लुई पांडिचेरी में स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है।
तो इस प्रकार से थैंक यू, यह सेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, ठीक है।